आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायुमंडल मींस एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर और वायुमंडल से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स क्या क्या हैं, किस लेयर में क्या क्या होता है। सोलर रेडिएशंस की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की हीटिंग एंड कूलिंग की बात करेंगे, प्रेशर, जेट स्ट्रीम, बहुत सारी चीजें हैं, साइक्लोन्स, कंडेंसेशन, क्लाइमेट, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस होने वाली हैं। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आज के टॉपिक में, दैट इज वायुमंडल का संगठन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है जी। अगर आपने टाइप कर लिया, इसको लिख लिया, तो देखिए अब लेयर की हम बात करें, जो परत है, पहली परत हमारी कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम आगे देखेंगे। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, और फिर आती है, हाँ जी, आइनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ठीक है जी। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमने, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का मिश्रण होता है वायुमंडल। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और इस तरह की और भी गैसेस हैं जिनसे हमारा क्या बना है? वायुमंडल। बट वायुमंडल में अजीब बात और अलग बात क्या है कि हर एक लेयर के अंदर डिफरेंट हरकत है एनवायरनमेंट के अंदर। कहीं टेम्परेचर कम आ रहा है, कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओजोन लेयर जो है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ओजोन लेयर का पर्पस क्या है, राइट? और ये जो आप देख रहे हैं, दैट इज, कोई भी आसमान से सपोज करिए कि कोई ऐसी बॉडी गिरती है नीचे को पृथ्वी पर, तो वो रास्ते में ही जल जाएगी। कैसे जलेगी, सारी बातें करने वाले हैं बारी बारी। तो अर्थ के ऊपर जहां हम खड़े हैं, इसके ऊपर सबसे पहले लेयर कौन सी आती है, हम उसकी बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हमें लिखनी चाहिए। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो देखिए, वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, और ये पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं, कवर्ड बाय द एटमॉस्फेयर, राइट? तो अगेन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो पृथ्वी जो है, जिन गैसेस से ढकी हुई है, उस गैस के मिश्रण को, मिक्सचर को हम बोलते हैं वायुमंडल, मींस एटमॉस्फेयर। है तो हवा ही है, देखा जाए तो। हवा नजर नहीं आती है भाई, है ना? देखिए, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे CO2 हो, जैसे अभी हम जहां खड़े हैं इस हॉल के अंदर, सारी गैसेस मौजूद हैं। इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें आर्गन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये नजर नहीं आती गैसेस कोई भी। माने ये रंगहीन है, कलरलेस है। गंधहीन माने स्मेल भी आपको इन गैसेस की नहीं आएगी, राइट? कोई स्मेल भी नहीं होती इन गैसेस की। और जब पवन की तरह बहती हैं, तब हम इसे महसूस करते हैं। जब एक प्रेशर बनता है और इस कारण से हवा बहती है, तो हमें फील होता है कि अच्छा कोई चीज है। हाँ जी। अदरवाइज फील ही नहीं होता, देखा जाए तो, कि कोई चीज है भी ऐसे। बैठे बैठे क्या फील होगा अभी, कौन सी गैसेस है? तो ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डर कोई स्मेल नहीं है इसमें, ऑर्डरलेस। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने ये कह दिया है कि एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या है भाई? मिश्रण है। जल्दी से निपटाते हैं इसको। इज इट डन और नॉट? क्या आपने नोट किया इसको? फटाफट से। डन है जी? हो गया? नोट हो गया? चलिए, अब कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें। हमारे वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं? हमारे वायुमंडल में गैसेस भी हैं, हमारे वायुमंडल में जलवाष्प माने वाटर वेपर्स भी हैं, और कुछ डस्ट पार्टिकल माने धूल के कण भी हैं। अगर रात के टाइम पर आप टॉर्च जलाएं या गाड़ी की लाइट ऑन करें, तो आपको हवा में डस्ट दिखाई देंगे। या सुबह सुबह मान लीजिए आपके किचन वाले एरिया में, आपके आपके रूम के अंदर एक पतली किरणें गिरती हैं धूप की, तो भी उन किरणों के अंदर जो है हमें डस्ट उठती हुई दिखाई देती है।
इज इट ट्रू नॉट? तो डस्ट तो है ही है, डस्ट पार्टिकल तो है ही है। तो तीन तरह की चीजें हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। हवा के सॉरी पानी के कण भी उसमें है। क्या आपने तीन चीजें नोट करी हमारे वायुमंडल में? तो कई लोगों को ये लगता है कि वायुमंडल में सिर्फ गैसेस ही हैं। ठीक है, गैसेस हैं मेनली, बट उसके साथ साथ में वाटर वेपर भी है। तभी तो लगातार जो है वो इवेपोरेशन होती रहती है। पानी उठता है नदियों से और समुद्र से, उसके फिर बादल बनते हैं। तो इट मीन्स लगातार पानी जो है हवा में है, कम ज्यादा हो सकता है पर है। बरसात के टाइम पे पानी काफी होता है हवा में, इस कारण से ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? पानी के हवा में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाना, चिपचिपापन फिर वहां से पैदा होता है। हो गया यहां तक नोट? तीन चीजें। अब क्या है, जहां तक विषय है गैसेस के बारे में, वाटर वेपर की बात बाद में करेंगे। जहां तक गैसेस की बात है तो हमारे इस पृथ्वी के वायुमंडल में भाई सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। और ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से पूछ लेते हैं कि बताइए हमारे वायुमंडल में नियॉन कितने परसेंट है? आप सोचते हैं नियॉन तुमने याद रखा नहीं, क्योंकि हम अक्सर पहले 3 या 4 ही याद करते हैं। तो प्लीज इस डेटा को याद रखिएगा। मैंने कुछ एसएससी वाले एग्जाम देखे, वहां पे उन्होंने यहाँ पे बच्चों को घेर लिया है इन पॉइंट के ऊपर। तो नाइट्रोजन जो है वो 78.8% है। ऑक्सीजन उसके बाद आती है जो कि 20.95% है। जो आर्गन है वो 0.93% है। CO2 0.036% है। मैं बस आपसे निवेदन ये करता हूं कि आपको कम से कम पहली 5 गैसेस का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन। तो कई लोगों को ये भ्रम है कि कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 3 पे आती है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर CO2। ये भ्रम है, गलत है। आर्गन या ऑर्गन जो है नंबर 3 पे आती है, फिर जाके CO2 है, फिर नियॉन है, फिर हीलियम है, फिर क्रेप्टो है, फिर जनन है, फिर हाइड्रोजन है। तो ये जो कुछ एक गैसेस हैं, इनको आप जो है प्लीज ढंग से मेमोराइज कर लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट पता हो, फिर मजा आएगा। क्योंकि ये वो चीजें अब आ चुकी हैं जहां से अब छोड़ने वाली बात कोई नहीं है जी। कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते यहां से आगे। क्या आपने नोट किया इनको? जल्दी से। कल जब मैं आपसे क्लास में पूछूं कि जनन कितने परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट? द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, उसमें आपसे डेटा और स्टैट्स की उम्मीद की जाती है और फैक्ट्स की। अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद आपसे नहीं की जाती कि आपको अंडरस्टैंडिंग आती होगी उन चीजों की। दैट इज वाई मैं उन चीजों पे स्ट्रेस ज्यादा दे रहा हूं। वन नोट जी, जल्दी। घटक क्या है माने एलिमेंट्स क्या है? घटक माने एलिमेंट्स, या कौन कौन सी गैसेस, उनके सूत्र, उनका केमिकल नेम एक तरह से, और द्रव्यमान प्रतिशत माने उनकी उनका जो परसेंटेज मास है वो कितना है। हो गए नोट जी? अब आई थिंक हो गया है सारों से। चलिए अब आप देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी में ये हमने जो नीले रंग का घेरा बना दिया है, इसको हम कहेंगे वायुमंडल, है ना, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की खासियत क्या है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो पृथ्वी पर लाइफ संभव नहीं थी। और बिकॉज आपसे पूछूं मैं कि पृथ्वी के अलावा बाकी और जो 7 प्लैनेट्स हैं उस पर जीवन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट? उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। कैसे वाला? जो रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर है। अब मून पे जो है लाइफ सर्च की जा रही कि क्या वहां जीवन मुमकिन है कि नहीं है। बट पृथ्वी में जिस तरह का कॉम्पोजिशन है ये गैसेस का, यही लाइफ को यहाँ पॉसिबल बनाता है। तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी हुई? नाइट्रोजन। और फिर कौन सी हुई? ऑक्सीजन। फिर नंबर 3 पे आर्गन, ऑर्गन है या आर्गन है, एंड देन अदर बहुत ही कम परसेंटेज में है, बहुत ही कम परसेंटेज पे। तो जिन गैसेस का दबदबा है
वो कौन कौन सी गैसेज हैं जी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों का। माने जो CO2 गैस है जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो गैस बहुत कम है, ऑक्सीजन के मुकाबले बहुत 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 कम है। ऑक्सीजन है 20.95% और CO2 कितनी है जी? 0.036% है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? पृथ्वी का गर्म हो जाना। सवाल ये है कि पृथ्वी का गर्म होना प्रॉब्लम नहीं है, पृथ्वी का ज्यादा गर्म होना प्रॉब्लम है। कि पृथ्वी अगर एक्सेस में गर्म होएगी तो ग्लेशियर पे पड़ी बर्फ जो है वो पिघलेगी, जिस कारण से ओशन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा और जो कंट्री आइलैंड में है, टापू वाले देश हैं, वो डूबना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो ये बात है। क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करेगा वो अलग बात है। तो बोलने का क्या है कि CO2 गैस जरूरी है, क्योंकि जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे दिन में धूप है, आज ये महीना नवंबर एंड होने वाला है, सर्दियां आ चुकी हैं हमारे यहाँ, तो अगर CO2 गैस ना हो तो क्या होगा? दिन के टाइम तो धूप आ जाएगी, हम सब अच्छा फील करेंगे, पर रात के टाइम पे जब धूप नहीं पड़ेगी हमारे एरिया पे जहां हम रह रहे हैं, तो इतना चिल्ड हो जाएगा कि हमारी हड्डियां टूट जाएंगी। इट विल गो टू अराउंड -300 डिग्री सेंटीग्रेड, -400 डिग्री सेंटीग्रेड। वी वॉन्ट सर्वाइव। हमारा सर्वाइवल किस कारण से है? CO2 के कारण। अगर हम बात करें कि रात के टेम्परेचर के, तो रात को जब सनरेज नहीं पड़ती हैं फिर भी टेम्परेचर उतना डाउन नहीं जाता। रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हम हीट ट्रैपिंग गैस। क्या बोलते हैं जी? हीट ट्रैपिंग गैस, माने हीट को जकड़ लेती है ये। तो दिन के समय जो हीट पृथ्वी पर आ जाती है ना, और वो पृथ्वी गर्म हो जाती है, पानी गर्म हो जाएगा, कि नहीं होगा? गर्म हो जाएगा पानी, गर्म। लैंड भी गर्म हो जाती है, लैंड, ये पृथ्वी है। रात के समय जब सन नहीं होता है तो आप जानते हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है, तो रात के टाइम पे सारी हीट पृथ्वी से निकलकर बाहर चली जाएगी और यहाँ चिल्ड हो जाएगा, पूरा फ्रोजन कंप्लीटली। वो क्यों नहीं होता? कि CO2 जो है वो हीट को बाहर जाने नहीं देती है, एंड दैट इज व्हाई CO2 पृथ्वी के ऊपर ब्लैंकेट वाला काम करती है, कि जैसे रात को जो है वो, अब तेरे को ठंड लगी है तो तेरे को ब्लैंकेट डाल देते हैं, तो CO2 वर्क्स लाइक दैट। अगर वही ब्लैंकेट रजाई बन जाए, फिर हमें जरूरत है ब्लैंकेट की, कोई हम पे रजाई डाल दे तो वी विल सफोकेट ना। वही सफोकेशन हो रही है कि CO2 एक्सेस में हो जाएगी तो पृथ्वी को ज्यादा हीट करना जो है वो स्टार्ट करेगी, और जब पृथ्वी ज्यादा हीट होगी तो मैंने बोल दिया ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, वेजिटेशन, प्लांट्स, एनीथिंग, वो जो है वो ग्रोथ उनकी कम हो जाएगी। जो लेक्स है जिनके ऊपर बहुत सारे जानवर डिपेंडेंट है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो भी नीचे जाएंगी, उनका भी जीवन जो है वो, आप देखिएगा जिन जिन जगहों पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके आसपास में थोड़ी झीलें हैं जहां पे रात के टाइम पे पानी पीने जानवर आते हैं, पहुंचते हैं। तो चलिए जो भी है, बड़ी बातें फिलहाल नहीं करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही यहाँ बात कर ली गई है कि CO2 क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अब इस हिंदी ने तो मेरे जो है वो हिला दिए मेरे को, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? सौर किरणें मतलब पृथ्वी के ऊपर सनरेज आती हैं जी, ठीक है जी। पृथ्वी के ऊपर क्या आती हैं? मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है पर मैं आपको समझाता हूं इसको। ये सन है भाई, सन से रेज कहां आएगी? अर्थ के ऊपर। जब रेज आती है उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, सौर विकिरण, ठीक है जी। इसको बोलते हैं सौर विकिरण, मतलब द कमिंग ऑफ सनरेज टू द अर्थ, ठीक है जी। और सौर का जो पार्थिव विकिरण है, मींस रिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेज बैक टू आउटसाइड, ठीक है जी, वो हो नहीं पाता। अपारदर्शी माने उसको बाहर जाने नहीं देगी, ठीक है, ऐसे समझे इसको। सनरेज आ तो सकती हैं पृथ्वी पर, हीट रेज पृथ्वी पर आ तो सकती हैं पर जा नहीं पाएंगे, जाने वाले को ये ब्लॉक कर देंगे।
जिस कारण से रात को पृथ्वी क्या रहेगी, गर्म रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो सोलर क्या बोलते हैं उसको, सोलर नहीं, जो ग्रीन हाउस होता है, तो ग्रीन हाउस के अंदर अंदर हम क्या लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं। तो ग्रीन हाउस भी सेम काम करता है। दिन के टाइम पे जो हीट आती है वो अंदर पहुंच जाती है, बट रात के टाइम पे यहां से हीट बाहर निकल नहीं पाएंगी। एंड दैट इज वाई रात के टाइम पे जो हमारा ग्रीन हाउस होता है वो अंदर वाले एरिया को बाहर के मुकाबले ज्यादा गर्म रखता है, जिस कारण से बेमौसमी सब्जी आप जो है वो उगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है क्या रहता है, बैलेंस। सर्दियों में सब्जियां गर्मी वाली आप उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि दिन में तो धूप होगी कोई दिक्कत नहीं है, पर रात के टाइम पे जो चिल्ड हो जाएगा काम, तो उसमें वो सब्जी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो दैट इज वाई ये इसके लिए बेस्ट होता है। तो जिन लोगों ने भी ये ग्रीन हाउस लगाए होते हैं, आप जानते हैं कि बेमौसमी सब्जी उगाकर वो बहुत पैसे कमाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए ये चीज है यहाँ पर, और सोख लेती है पृथ्वी सतह की, और जो भी ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह काम करती है। ठीक है ये। तो एक काम करते हैं, मैं आपको सीधी सरल हिंदी में लिखवाता हूँ ताकि आपको याद तो रहे। अपारदर्शी की आपको समझ आ रहा है, पार्थिव विकिरण ये शब्द आ रहे हैं समझ आपको, तो समझ आ रहे हैं तो हिंदी में लिखो इसको, नहीं तो फिर मैं सिंपल हिंदी में आपको बताऊंगा। इंग्लिश वाले लिखेगा जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस। Carbon dioxide is very important gas. When sun rays enters to the earth, it allows it. When sun rays enters to the earth, it allows it. जो सन रेज आती हैं तो उनको अलाउ करती है गैस। बट ड्यूरिंग द नाइट, when heat waves try to go out from the earth, when heat waves try to go out from the earth, it कॉमन लगा के it blocks. रात के टाइम पे जब ये वापस जाना चाहेंगे तो जाने नहीं देंगे उनको, because of which it keeps the temperature of earth under the control during the night, under the control during the night. This works like a greenhouse. That's why this works like a greenhouse. That's why it is called greenhouse effect. That's why it is called greenhouse effect. इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सही जी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट। होपफुली आपको बात अंडरस्टैंड हुई होगी, है ना। बढ़े आगे जी। जैसा आपने देखा होगा कि इवन सर्दियों के टाइम पे भी जब बाहर पूरा चिल्ड मामला है, दिसंबर जनवरी का स्टार्टिंग का महीना, आप एक बस में मान लीजिए सफर कर रहे हैं और वो बस खचाखच भरी हुई है, तो हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, CO2। तो पूरी बस में क्या इकट्ठी हो जाएगी, CO2। और CO2 है हीट ट्रैपिंग गैस, मैंने वो हीट को बाहर जाने नहीं देगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली। तो हमारी बॉडी बाहर टेम्परेचर 0, 1, 2, 3 डिग्री होगा, तो बॉडी हमारी हीट रिलीज लगातार करती रहती है, जिस कारण से उस हीट को बाहर जाने नहीं देती कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कारण से अंदर बाहर बहुत ठंड है और बस के अंदर इतनी गर्मी हो गई कि लोग जो है वो ऐसे ऐसे मतलब हवा मार रहे हैं किसी बुक से, आपने ऑब्जर्व किया होगा। या किसी मान लो शादी वाला घर है कोई, उस घर के अंदर मान लो एक हॉल के अंदर 50 लोग बैठ गए अंदर, तो बाहर ठंड है, अंदर जाए तो सफोकेशन हो जाती है, इतनी गर्मी होती है। तो ये CO2 जो है वो इस कारण से ये होता है, CO2 हीट ट्रैपिंग का है गैस होती है। ठीक है, तो इसका ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को आने देती है और रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब कार्बन चक्र क्या है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। कार्बन चक्र हम क्या बोलेंगे, देखिए सभी जो जीवाश्म है, विच मीन सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन हम सब में है, ठीक है जी। तभी तो जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम क्या बाहर निकालते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये जो चक्कर की हम बात करें, ये इसका क्या है, देखिए ये पौधा है, फोटोसिंथेसिस के जरिए मैंने प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना ही खाना बनाएगा और ये लेगा क्या, CO2 और छोड़ेगा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है पशु पक्षियों के काम आ जाएगी, हमारे काम आ जाएगी, हम इन पौधों को खाएंगे, ठीक है जी, और हम में भी कार्बन आ जाएगी, क्या कि नहीं है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस लेते तो हैं, पर कार्बन इसके साथ साथ में हम जो है वो यूज भी करते हैं। मैंने हमारे खाते टाइम पे भी कार्बन का एलिमेंट जो है हमारे अंदर मौजूद होता है, तभी तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 निकल आता है, फिर कार्बन कहां से आया होगा, ठीक है जी। तो बोलने का अर्थ क्या है कि ये जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, उसमें देखिएगा कि इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स पे ग्लूकोज बनता है, जो कार्बनिक यौगिक हैं, स्टार्च, सेलुलोज है, ये पौधे के अंदर बनता है। पौधे जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर क्या बनता है, स्टार्च या सेलुलोज, और वही पौधे को, सब्जी को हम खाकर जो है वो क्या लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। पॉइंट क्या है कि पौधे अपना खाना बनाते हैं तो उनका जो ऊर्जा है वो कहां स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। जो सेलुलोज है वो भी उसकी फॉर्म में भी होता है। कई ऐसे पौधे हैं या चीजें हैं जिनको इंसान पचा नहीं पाएगा, जैसे अगर हम साग की बात करें और घास की बात करें, तो साग तो अलग वैरायटी वाली चीज हो गई, पर साग में और घास में क्या फर्क होता है तो सेम ही वैरायटी, मगर जो घास जानवर खाते हैं वही घास अगर हमें दे दी जाए तो हम पचा पाएंगे उसको, नहीं पचा पाएंगे। उसमें सेलुलोज की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और इंसान उसको पचा नहीं सकता है। स्टार्च वी कैन अब्सॉर्ब, ठीक है जी। तो इस स्टार्च की फॉर्म में ये खाना उसके अंदर होता है। चलिए एक काम करिए, हिंदी वाले छापिए इसको और इंग्लिश में मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं। तो यहाँ जो डायग्राम में समझाया गया वो ये है कि पौधे और इंसान एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। पौधे लेते हैं ऑक्सीजन, लेते हैं CO2, ये जानवर और इंसान छोड़ते हैं तो ये ले लेते हैं, ये छोड़ते हैं फिर ऑक्सीजन, वो हम ले लेते हैं, तो ये आपस में हमारा हमारा साइकिल बना हुआ है। तो लिखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कार्बन इन themselves, have carbon in themselves, सब में कार्बन होता है, have carbon in themselves, full stop। Carbon cycle means the plants and animals are interdependent. Plants and animals are interdependent as the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. Exchange of oxygen and carbon dioxide takes place, full stop। अच्छा, खाना तो प्राकृतिक रूप से सिर्फ कौन बना सकते हैं, पौधे। जानवर अपना खाना स्वयं बना नहीं सकते हैं, और इसलिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं, पेड़ पौधों के ऊपर अपने भोजन के लिए। तो पेड़ पौधे हैं क्रिएटिव, जो अपने आप के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इंसान या जानवर दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। देखिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, through the process of photosynthesis, the plants make their food. Plants make their food, and it is stored, stored मत लिखिएगा, it stays in the form of carbohydrates and glucose, in the form of carbohydrate and glucose. The glucose have carbonic compounds like starch, cellulose, sucrose या sucrose.
स्टार्च, सेलुलोज और सक्रोज या सुक्रोज। तो ये होते हैं ग्लूकोज, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज, ठीक है जी। और वो ग्लूकोज जो है वो स्टार्च, सेलुलोज और सक्रोज की फॉर्म में हो सकता है। होपफुली आपको बेसिक बात यहां आई है समझ में, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। अब हम नाइट्रोजन चक्कर की बात करें तो नाइट्रोजन चक्कर को हम अंडरस्टैंड करें। नाइट्रोजन चक्कर के बारे में विस्तार से मैं आपको कल बताऊंगा, पर फिलहाल मैं थोड़ा अभी बता देता हूं क्या चीजें हैं। ये पौधा है जी, और ये क्या है उसकी जड़ें हैं, नीचे रूट्स हैं, पौधा उसके रूट्स हैं। पौधे के रूट्स में होते हैं बैक्टीरिया, जिनका नाम ही क्या होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत है, बट नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन मेनली। फॉस्फोरस भी चाहिए, बट नाइट्रोजन मिलनी चाहिए होती है। नाइट्रोजन डायरेक्टली पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन मिलती है पौधे को किसे भी, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से। तो रूट में जितने ज्यादा नाइट्रोजन बैक्टीरिया होंगे मिट्टी के अंदर, उतनी ज्यादा नाइट्रोजन पौधे को मिलेगी, पौधा बड़ा बनेगा। अब ये जो पौधा है जब एक जानवर खाएगा तो उसके अंदर वो नाइट्रोजन जो है वो आ जाएगी। इसमें 4-5 प्रोसेसेस होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, एमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। ये 4-5 प्रोसेस है जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कल। और ये डायग्राम भी आप कल ही इसको ड्रॉ करना। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर वेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो ही ये डिस्कस हुआ तो डस्ट पार्टिकल एंड देन जो है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर हम बात करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। दैट इज क्षोभ मंडल माने ट्रोपोस्फेयर, समता मंडल माने स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल माने मेसोस्फेयर, बाह्य मंडल माने थर्मोस्फेयर, और दैट इज बहिमंडल मतलब एक्सोस्फेयर। तो इनके बारे में डिटेलिंग से यहाँ बात होगी विद प्रॉपर डायग्राम। तो कल वाली क्लास आप स्किप ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, बाकी ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 4-5-6 पॉइंट जो है नाइट्रिफिकेशन, ये इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ये प्रोसेस क्या होती है।
चलिए, साउंड इशू था भाई। देखिए, हम बात कर रहे हैं ओजोन की। ओजोन जो है वो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई में वायुमंडल में पाया जाता है। ओजोन लेयर की हम बात करें, इस ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3, राइट। ऑक्सीजन के साथ जब ओ कंपाउंड मिलता है, ओ के साथ कंपाउंड करती है तो बनता है ये ऑक्सीजन एलिमेंट, और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो O3 बन जाएगा। अगली बात क्या है कि सूर्य से निकलती हुई अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, जो पृथ्वी पर आ जाएं तो स्किन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, उन्हें रोकने का काम करती है। ठीक है जी, एक फिल्टर जैसा काम करती हैं, फिल्टर जैसा काम करती है। तो डीएनए बिफोर यूपी ट्रीटमेंट और यूवी ट्रीटमेंट, जब यूवी अगर आ जाएगी तो डीएनए हमारा इन्फ्लेट कर जाएगा। डीएनए आरएनए आप साइंस की क्लासेस में पढ़ोगे तो हम वहां उसे डिस्कस करेंगे। थोड़े समय के अंदर मैं आपकी साइंस की क्लासेस करूंगा इंट्रोड्यूस, जिसमें हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको बैक्टीरिया, वायरसेस, डिजीजेस, राइट, लाइफ साइंस और फिजिक्स वाला पोर्शन भी, और मैम आपको रिमेनिंग पोर्शन करवा देंगे। डन है यहां तक? चलिए, तो स्किन कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो जाएंगी। रही बात जल वाष्प की, मीन्स वाटर वेपर्स की, तो जो वाटर वेपर्स हैं हवा में लगभग 4% के आसपास होते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। तो विच मीन्स, वैसे भी क्लाउड एक हाइट तक होते हैं, वहां तक पानी है, उसके बाद उसकी पानी की मात्रा हवा में जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है जी। तो जब वाटर वेपर्स में खास मत लिखिएगा, बस थोड़ी सी बात है कि ये वाली लाइन कि वाटर वेपर्स is kind of reversible gas, गैसी फॉर्म में होता है ऊंचाई के अंदर वो। With increase in height it decreases, its presence decreases. With increase in height its presence decreases. With increase in height its presence decreases. अब उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां ये 4% होती है, और जो आपके रेगिस्तान है, शुष्क इलाके हैं, या फिर ध्रुवों जैसे जो पोल्स होते हैं, वहां पे ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कम होते हैं। ऐसा क्यों? कि ठंडे जो इलाके होते हैं या बिल्कुल शुष्क, माने बिल्कुल ड्राई एरिया है, वहां पे इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है? बहुत ही स्लो। देखिए, ठंडा इलाके की बात करते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इतनी ठंड में इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी। इवेपोरेशन होने के लिए क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर ज्यादा। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मींस वाष्पीकरण, जिसके जरिए पानी जो है नदियों से, समुद्र से ऊपर उठता है और फिर बादल बनते हैं उसके। ट्रू और नॉट? लाहौल स्पीति में बहुत बारिश नहीं होगी, कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, चंबा में बारिश बहुत होगी, क्योंकि टेम्परेचर जहां ज्यादा वहां बारिश क्या होती है? ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। और अपर एरिया में चूंकि वहां पे इतनी ठंड है, तो वाष्पीकरण वहां कैसे हो सकता है ज्यादा? तो वहां जब भी होता है स्नोफॉल होता है, अदरवाइज बारिश नहीं होती है। दैट इज वाई लद्दाख या लाहौल स्पीति ज्यादातर आप देखेंगे, बिकॉज बारिश वहां ज्यादा नहीं थी, इसलिए वहां वेजिटेशन मतलब प्लांट पौधे ज्यादा नहीं होते वहां पे, क्योंकि बारिश ही नहीं होती। ज्यादा बारिश नहीं होगी तो फिर ग्रो कैसे करेंगे प्लांट्स? ट्रू। चलिए, और फाइनली ये इस प्रकार, देखिए, ये सूर्य से निकलने वाले ताप को कुछ भाग को अवशोषित कर लेते हैं तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित कर लेते हैं। इस प्रकार एक कंबल की तरह काम करते हैं, ब्लैंकेट जैसा काम। ठीक है जी। पृथ्वी को ना अधिक गर्म होने देते हैं, ना बहुत ठंडा होने देते हैं। ना अंडरस्टैंड? क्या आपने एस्किज्मो की कहानी सुनी है? एस्किज्मोस, हाँ, इग्लू में रहते हैं। ये इग्लू क्या होता है? बर्फ का घर। तो बर्फ के घर में रहना क्या आसान होगा? आपको कहा जाए कि एक कमरा है पूरा बर्फ का बना हुआ है और वहां रुकिए आप, तो आप बोलेंगे ठंड से मर जाएंगे वहां पे। तो पर ऐसा नहीं होता। क्यों? गर्म होता है, सही कहा, बट क्यों? हाँ जी। बट आप फ्रैंकली इमेजिन करिए, जिस इलाके में बर्फ ही बर्फ है, वहां बर्फ के घर में रहना है, तो बड़ा बिजार और विचित्र नहीं है ये? करते क्या है, बर्फ का
बना दिया, घर बना दिया, अंदर एक दिया जलाते हैं वो लोग, दिया जलाते अंदर, उसकी जो भी थोड़ी सी हीट निकलती है वो हीट वहां से बाहर जा ही नहीं पाती है। रीजन क्या है कि जो आइस है या जो ये वाटर जिसकी मैं यहां भी बात करने वाला हूं, जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये आइस होती है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मैंने हीट को बाहर निकलने फिर वो नहीं देते हैं, जिस कारण से छोटा सा दिया उस बर्फ वाले कमरे को, घर को 15 मिनट में गर्म कर देगा। तो बाहर चिल ठंड है और अंदर देखेंगे तो गर्मी है, राइट। तो बोलने का क्या कि जो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प है ये सेम काम करते हैं। ये जो अर्थ है उसको ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होने, एवरेज टेम्परेचर को ही मेंटेन करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये चीज भी लिखिए। ऊपर तो आपने लिख ही लिया 4% है और यहाँ 1% ड्राई एरिया में और जो कोल्ड एरिया में, तो लिखिएगा दीज, हिंदी वाले तो सेम ही लिखेंगे, दीज वेपर्स एब्जॉर्ब द हीट, absorb the heat, full stop। एब्जॉर्ब करना मतलब बहुत गर्मी होगी तो उसको, एक्सेस गर्मी को खींच लेंगे, और अगर ठंड हुई तो ठंड होने भी वो नहीं देंगे। तो टेम्परेचर को, जैसे दिन में धूप पड़ गई, जैसे सर्दियों का महीना है तो दिन को धूप पड़ गई, तो दिन को तो धूप पड़ गई है, शाम को जब वो हीट यहाँ से गर्म पृथ्वी है, शाम को जब हीट बाहर निकलना चाहेगी तो ये वाटर वेपर्स ज्यादा हीट को निकलने निकलने नहीं देंगे। इग्लू वाला हिसाब हो जाए, इग्लू में जो बर्फ का जो पहाड़, वैसे वैसा CO2 वाला काम करते हैं, सीधी सी बात है। CO2 भी सेम काम करती है देखा जाए तो, पर CO2 खाली गर्म रखने वाला काम करती है, ये पृथ्वी को थोड़ा बहुत गर्मियों के समय में थोड़ा चिल करने का भी काम करते हैं और ठंडा करने का भी काम करते हैं। देखिए, दे वर्क लाइक अ ब्लैंकेट, दे वर्क लाइक अ ब्लैंकेट एंड it maintains the temperature of the earth, and it maintains the temperature of the earth, मैंने ना ज्यादा गर्म, नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट। तो ना तो बहुत ज्यादा गर्म होगा और ना ही बहुत ज्यादा क्या होगा, ठंडा होएगा। अब नेक्स्ट क्या, धूल के कण माने डस्ट पार्टिकल्स। तो हवाओं में बहुत सारे मिट्टी, धूल, ठीक है जी, इस तरह के भी डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनको लिखने वाली कोई बात नहीं है, कुछ इसमें स्टडी करने वाली बात नहीं है। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो देखिए हवा में हमेशा रहेंगे, डस्ट उठती रहेगी, हवा में ये जाते रहेंगे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल के बारे में थोड़ी साइंटिफिक बात करूं तो ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? चार्ज पार्टिकल्स। जब क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड और बिजली चमकती है, तो उसमें ये डस्ट पार्टिकल बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है जी। तो हम उनकी बात करेंगे एंड बाद में। डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं है इसमें लिखने वाली बात, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। वी शैल स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर नाउ। वायुमंडल की संरचना में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब आपको यहां से क्वेश्चन बनेंगे या बन सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर डाल दीजिए हेडिंग। वायुमंडल पृथ्वी को एक गैस घेरे है, गैसेस का मिश्रण घेरे है, उसको बोलते हैं वायुमंडल, मींस एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की संरचना की हम बात करने वाले हैं। सबसे नीचे कौन होता है? क्षोमंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन होता है जी? समता मंडल माने स्ट्रेटोस्फेयर। फिर होता है मध्यमंडल मींस मेसोस्फेयर। फिर होता है बाह्य मंडल माने थर्मोस्फेयर, एंड बहिमंडल मतलब एक्सोस्फेयर। तो लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर और स्टार्टिंग की लेयर है ट्रोपोस्फेयर माने क्षोमंडल। जल्दी से बनाइएगा ऐसे। यदि नोट कर लिया है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। 4 ये लेयर्स हैं। इन लेयर्स की हम डिटेलिंग से बात करने वाले हैं आज। डिटेलिंग से तो खैर कल ही बात होगी बहुत ज्यादा, बट आज हम एक लेयर को तो डिस्कस कर ही लेंगे। ऑलराइट, बढ़िया कीजिए। चलिए, तो क्षोमंडल हो गया नोट ना ऊपर?
तो देखिए क्षोभ मंडल की हम बात करें, जो एक क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है और फिर बाह्य मंडल है और फिर बहिमंडल है। किलोमीटर्स में इनकी ऊंचाई आपको यहाँ पे दिखाई होगी, डिटेलिंग हम वहां देखेंगे। देखिएगा जरा इस चीज को कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हाँ जी, क्षोभ मंडल है, माने यही है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर तथा यह ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर है। ठीक है जी। और विषुवत वृत्त पर, मतलब व्हाट इज विषुवत वृत्त? हाँ जी, विषुवत वृत्त क्या होते हैं? इक्वेटर्स पर, इक्वेटर बोलेंगे ना विषुवत वृत्त को। लेट मी चेक। हाँ, इक्वेटर, इक्वेटर ना। तो इक्वेटर पर जो है 18 होती है, पोल्स पर होती है 8, इक्वेटर पे कितनी होगी? 18 होगी इसकी हाइट। एवरेज देखेंगे तो एवरेज कितना बनता है? 13। एवरेज 13 है, बट आप अगर पोल्स पे है, साउथ पोल पे है, नॉर्थ पोल पे है, तो इसकी हाइट वहां क्या होती है? कम होती है इस लेयर की। और जो इक्वेटर है वहां इसकी हाइट क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि जो पोलर रीजन है वो थोड़े से हाइट पे भी है। चलिए हिंदी वाले ये लिखिएगा। अक्षोमंडल की जो मोटाई है विषुवत वृत्त पर कितनी ज्यादा? क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक क्या होता है? संवहन, माने क्योंकि इक्वेटर होती गर्मी वहां पे, और आप जानते हैं गर्म हवा काफी ऊपर फैल जाती है, और जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां ज्यादा हवाएं भी चलेंगी। समझे आप? उस कारण से ऊपर उठ जाता है, कन्वेक्शनल करंट बोल देंगे आप इसको। तो फटाफट से इसको नोट करिए। हो गया जी? हो गए जी? चलिए ठीक है। क्षोमंडल की बात करें अब, ये जो लेयर होती है हमारी, इस लेयर में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल मिलेंगे आपको, क्योंकि पृथ्वी की ये सबसे पहली लेयर है, तो जो भी धूल मिट्टी उठेगी वो तो वहीं ज्यादातर मिलेगी। और जलवाष्प यहाँ काफी मौजूद होंगे। मौसम में कोई भी चेंजेस आते हैं, विंटर रहा है, समर है, वो आपको इसी ही लेयर में जो है वो दिखाई देगा। इस लेयर की सबसे खास बात क्या है कि 165 मीटर की जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होगा? गिरेगा। ठीक है जी। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, हम देखेंगे आगे से। तो जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाओगे, टेम्परेचर 1 सेंटीमीटर से डिक्रीज होता जाएगा। इट मींस इस लेयर में जितना ऊपर जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर में कमी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए होता है कि पंजाब में आप हैं तो पंजाब में आपको टेम्परेचर कम का है, टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है गर्मी में देखें तो? आप जब ऊपर आते हैं तो जैसे जैसे पहाड़ों में टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। रीजन क्या है? जितना आप हाइट में जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर में कमी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सही है? तो हो गया जी कि नहीं हुआ? क्षोमंडल, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, तीन तो बातें हैं इसमें के अंदर। ट्रोपोपोज क्या होता है? ट्रोपोपोज मतलब वो पॉइंट जहां पे हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर की, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रोपोस्फेयर की जो है वो, जो ट्रोपोस्फेयर उसकी लेयर क्या
समाप्त हो जाती है। The zone separating the troposphere from the stratosphere is called tropopause. क्या इसका हिंदी में अनुवाद है? नहीं है ना? तो इसको आप मजबूरी है ऐसे लिखेगा जी, ठीक है जी। तो लिखेगा वह परत जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है, जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है, उसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। ट्रोपोपोज मैंने कि अब यहां से आपका ट्रोपोस्फेयर क्या होने वाला है, ट्रोपोस्फेयर पे पॉज आ गया और फिर क्या स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है जी। जब आप इस ट्रोपोपोज पे पहुंचेंगे, उस लेयर पे पहुंचेंगे, देखिए ये वाली लेयर की बात कर रहा हूं मैं, ये क्षोभ सीमा, इस लेयर पर पहुंचकर क्षोभ मंडल समाप्त और क्या स्टार्ट हो जाएगा, समताप मंडल। और इस लेयर पर, जो लेयर की मैंने बात करी है यहां पे, इस लेयर पर जो टेम्परेचर है वो मिलेगा आपको लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पे, इक्वेटर पे, -800। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर में कमी आती जाएगी, और आप जाओगे अगर पोल्स पे तो आपको 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस में मिलेगा। ठीक है जी। तो ये नोट कर लीजिए, बाकी अगली बातें फिर हम कल इसमें डिस्कस करते हैं। लीजिए क्विक ब्रेक।